कल आपको प्राचीन भारत की कला के अंतर्गत स्थापत्य कला बता दिया गया, तो उससे आगे आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला भी बता दी थी आपको। इससे आगे है चित्रकला। चित्रकला भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण अजंता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओं की चित्रकला को माना जाता है। अजंता के चित्रों से यह ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा था। चित्रों में विविध प्रकार का अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, वेशभूषा, विविध केश विन्यास, रूप रंग आदि अति सुंदरता से चित्रित है। अजंता के चित्रों में मरणासन राजकुमारी चित्र की भाव व्यक्ति इतनी गंभीर की से देखकर चित्त या हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अजंता की गुफाओं में महलों, पेड़ पौधों, लता पत्तियों तथा बुद्ध के जीवन के बहुत से दृश्य चित्रित किए गए। अजंता की चित्रकारी से उत्कृष्ट दर्जे की जानकारी मिलती है। अगला है संगीत कला। भारतीय कला के क्षेत्र में संगीत भी अछूता नहीं रहा था। भारतीय सम्राटों या राजाओं का संरक्षण प्राप्त कर संगीत कला के तीनों अंग, संगीत कला के कितने अंग होते हैं? 3, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। प्राचीन काल में संगीत की शिक्षा के कई केंद्र विद्यमान थे। लास्ट पॉइंट है मुद्रा कला। प्राचीन भारत के शासकों की मुद्राओं में भारतीयता और राष्ट्रीयता के साथ कलात्मक सौंदर्य के प्रचुर दर्शन होते हैं। शासकों ने अपने स्तर पर अपने ढंग की अनेक सोने व चांदी की मुद्राओं का निर्माण कराया। आगे है प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? विश्व गुरु। विश्व का पहला विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में था, जहाँ विश्व भर के 10,000 विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। दूसरा विश्वविद्यालय ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा में स्थापित हुआ। ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए ही मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान आदि विदेशी विद्वान भारत आए थे। तक्षशिला नालंदा के अलावा उज्जैन, बनारस, राजगृह और पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इनमें धर्मशास्त्र के अलावा राजनीति, नीति शास्त्र, व्याकरण, वेद, उपनिषद, पुराण, साहित्य और ज्योतिष और चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। वृत्तर भारतीय देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे।